प्रीलिम्स को खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है और अभी तक जो लोग नहीं उठे हैं वो कृपया उठ जाएं और अपने मेंस की तैयारी शुरू करें, क्योंकि इस बार मेंस में काफी कम टाइम दिया गया है और आपको कॉम्प्रहेंसिवली चीजों को कवर करना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं लर्न स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में। नॉर्मली हम देखते हैं कि राइट स्मार्ट स्ट्रेटजी पे ज्यादा फोकस रहता है, बट इस पे तो आप फोकस करेंगे ही या और लोग करवाएंगे आपको। बट उससे पहले मेरा मानना है कि आपको स्मार्टली लर्न भी करना है, क्योंकि कंटेंट इज द किंग, ये कहावत है और ये कहावत सही है। कंटेंट अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो वट एवर यू राइट इट विल नॉट मैटर। कंटेंट अच्छा करने के लिए आपको स्मार्टली लर्न करना पड़ेगा। स्मार्टली क्यों? क्योंकि टाइम कम है और आपका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। अब इसी को कई बार मिसयूज भी किया जा रहा है, जैसा कि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे आंसर राइटिंग टेक्निक्स के वीडियोस आ रहे हैं मेंस के लिए। बहुत सारे लोग स्टडी मटेरियल बता रहे हैं उस हर सब्जेक्ट के लिए, साथ में ही कंटेंट एनरिचमेंट के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स बता रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं। जो आपका सिलेबस है उसके हर पार्ट के लिए कोई ना कोई बुक बता दे रहे हैं लोग, एंड विच इज लीडिंग टू ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स और यू कैन से कंटेंट टू बी रेड ऑन योर पार्ट, जो कि जरूरी नहीं है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट आप रीड नहीं कर पाओगे। अगर आपने रीड कर भी लिया तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, और इवन रिटेन कर लिया आपने तो आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसलिए जरूरी है कि कंटेंट आपका लिमिटेड रहे। कंटेंट लिमिटेड कैसे रहेगा? जब आप स्मार्टली लर्न करोगे। अब नॉर्मली कोई कुछ भी करता है तो उसका कुछ इंटरेस्ट होता है। अब यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग वाले चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग हो या फिर अपने कंटेंट को कैसे एनरिच करना है उसको लेके भी। अब नॉर्मली क्या होता है कि वो कोई एग्जांपल लेके ये बात बताते हैं और वो एग्जांपल में परफेक्ट पॉइंट्स लिखे होंगे, परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा, परफेक्ट एंड विजुअली अपीलिंग डायग्राम्स होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे या फिर माइंड मैप्स होंगे जो आपको काफी अट्रैक्टिव लगेंगे। और उसी को एग्जाम्पल बनाते हुए लोग ये बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन में कितना गैप है और आप कितने पीछे रह गए हो। इस तरह से वो एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं। अब वो डर क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि फियर इज द बिगेस्ट सेल्स पिच फॉर एनीथिंग। चाहे रिलीजन को आप ले लो या चाहे आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लो, हर जगह फियर को एज अ टूल यूज किया जाता है टू सेल वेरियस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने मेंस के प्रोग्राम्स को अच्छे से सेल करने के लिए फियर क्रिएट करते हैं कई बार। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मेंस का एग्जाम हलवा है, बिल्कुल हलवा नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड एंड आई बिलीव यू आर मोटिवेटेड एनफ टू गिव दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। बट ये लोग इतना कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हैं चीजों को कि आप अंडर प्रेशर आके पैनिक करते हैं और शायद आप राइट डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई ना कर पाए और गलत चीजों पे अपना टाइम वेस्ट कर दें इन द नेक्स्ट 3 मंथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि कैसे क्या लिखना है, क्या करना है, एंड दैट दे विल डू इन अ परफेक्ट मैनर। और जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी तो कुछ भी नहीं है, एंड दैट विल क्रिएट अ फियर। और उसी टाइम पे वो बोलेंगे कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ले आए हैं आपके लिए परफेक्ट प्लान, हम ले आए हैं आपके लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल सोर्स एंड परफेक्ट राइटिंग स्ट्रेटजी जो हेल्प करेगा आपको इन गेटिंग गुड मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन, और हम आपको कराएंगे टॉप। और तब आपको लगता है कि आप ही भगवान हैं, आप ही मेरे सेवियर हैं, और फिर क्या वो कहते हैं कि कोर्स आप लीजिए हमारा, और शायद आप कोर्स ले भी लेते हैं, जो कि ठीक है टू द एक्सटेंट आप किसी टीचर को या किसी कोचिंग को ट्रस्ट कर रहे हैं। पर फियर की वजह से मत लीजिए, आपको रिक्वायर्ड है तो लीजिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लेते हैं। बेसिकली अगर आपने प्रीलिम्स के लिए लास्ट 1 साल में पढ़ाई की है तो इसका मतलब है कि आपके पास ठीक ठाक प्रिपरेशन होगी, आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है स्टैटिक सब्जेक्ट्स की, आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है करंट अफेयर की, या बहुत सारे सिलेबस के पार्ट की आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है, क्योंकि मेंस का सिलेबस भी ओवरलैप करता है प्रीलिम्स से। कुछ लिमिटेड पार्ट ही हैं जो अलग हैं आपके प्रीलिम्स के सिलेबस से। बस आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा रीअलाइन करना पड़ेगा, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा एज पर द नीड ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। आपको रिप्रोडक्शन का तरीका चेंज करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में आपको 4 ऑप्शन देते थे और उसमें से आपको एक सही चूज करना होता है। मेंस पे आपको 7-8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे हर किसी एक आंसर में। तो नॉलेज वही है, उसी नॉलेज को आपको रिफाइन करके, रीस्ट्रक्चर करके, रीबैलेंस करके प्रोड्यूस करना है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। तो इसलिए आप डरिए मत, आपके पास डिसेंट नॉलेज बेस है। आप इस बात को समझिए कि आप प्रीलिम्स में अगर थोड़ा भी compete कर रहे हैं तब भी आपको डरने की बात नहीं है। आपके पास इनफ नॉलेज है टू फर्दर वैल्यू एड और बिल्ड ओवर दैट नॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बोलूंगा कि आप पैनिक मत करिए, क्योंकि पैनिक करोगे और इतना बड़ा सिलेबस है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। शायद आप एक ऐसी डायरेक्शन में निकल जाओगे जहां से वापस आना या तो मुश्किल है, या अगर आप वापस आए भी तो बहुत लेट हो चुका होगा। तो आप
एक दिन लीजिए अपना और समझिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होनी चाहिए, फियर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा अपना टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खराब कर दें इंस्टेड ऑफ लर्निंग बाय योरसेल्फ, क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली आपको प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस कब कर पाओगे आप? जब आपने अच्छे से लर्न किया हो, रिवाइज किया हो बार बार, और उसको आंसर्स में यूज किया हो। और ये सब काम आपको करना है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। सो अगर बहुत ज्यादा टाइम आप कोचिंग में जाके क्लास अटेंड करके वेस्ट करते हो, तो आपके पास खुद ज्यादा टाइम नहीं बचेगा टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। और उसके बाद रिवाइज करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो इस लर्निंग को आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे अपने आंसर्स में, और वहीं पे गेम हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने टाइम का बहुत वाइजली यूज करें। जैसे कि आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी करनी है, शायद वहां पे भी आपको वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़े। इससे होता है, नॉर्मली हम नहीं पढ़ते, वहां पे भी आपको वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़े, तो इतना कोचिंग आप ना ज्वाइन कर लो कि आपके पास खुद पढ़ने के लिए टाइम ना बचे, और आप लास्ट में और पैनिक करोगे, और जो भी आपको आता भी होगा उसको भी आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो इसलिए जरूरी है कि चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स आप ना बनाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो एंड स्मार्टली लर्न करने का प्रयास करिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। एंड देन उसको स्मार्टली प्रोड्यूस करिए इन योर आंसर्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूं, क्या इसका बेसिस है। अब बेसिक ये है कि आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। 40% मार्क्स अगर आपके आ गए तो आप टॉप 50 की लिस्ट में रहोगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपके इंटरव्यू में भी ठीक ठाक नंबर आते हैं। सिमिलर पैटर्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलता है कि आपको टॉप नहीं करना है, आपको परफेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको परफेक्ट स्कोर नहीं चाहिए होता है। तो मेंस में भी आपको परफेक्ट आंसर नहीं लिखना है। जैसा कि मुनाल सर भी कहते हैं कि आपको दूसरों से बेहतर आंसर लिखना है रादर देन राइटिंग अ परफेक्ट आंसर। कोचिंग वाले आपको कोर्स कैसे सेल करते हैं, दैट दे विल टीच यू हाउ टू राइट ए परफेक्ट आंसर। यू डोंट रिक्वायर्ड टू राइट ए परफेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर लिखने चलोगे आप तो आप बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। आप 2 आंसर लिखोगे, 18 छूट जाएंगे आपके। इसीलिए आपको परफेक्ट नहीं बनना है, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको स्मार्टली लर्न करना है एंड देन स्मार्टली उसको रिप्रोड्यूस करना है इन द आंसर्स। नेक्स्ट वन इज कि यूपीएससी मेंस क्यों कराती है, यूपीएससी एग्जाम क्यों कंडक्ट कराती है। आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए। आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करोगे, आप जनता की समस्याओं को समझोगे और उसके अकॉर्डिंग या तो पॉलिसी बनाओगे या गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे। ब्रॉडली यही काम होता है। तो जब आप मेंस लिखते हो तो उसका सिलेबस जो होगा, शायद उसका सिलेबस यूपीएससी ने कुछ सोच समझ के डिवाइस किया होगा, ताकि आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनो तो उसका कुछ हेल्प मिले आपको। अब इसको आप याद रखना कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपको प्रिपेयर करना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि इसी को लेके मैंने ये लर्न स्मार्ट अप्रोच को डेवलप किया है। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज कि यहाँ पे भी वही बात आती है कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है। अगर परफेक्टली आपने मेंस के सिलेबस को कवर करना चाहा, इंक्लूडिंग ऑप्शनल, एसए, जीएस एंड देन लैंग्वेज पेपर एंड कंपल्सरी इंग्लिश पेपर, इतना सब अगर आप कवर करने गए परफेक्टली तो शायद 1 साल में भी ना हो पाए। पर पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप लास्ट 1 ईयर से तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं प्रीलिम्स देने के बाद ही कि हमने तो 1 साल लास्ट में प्रिपेयर किया है। तो आपने कुछ अलग तो पढ़ा नहीं है, आपने वही चीजें पढ़ी हैं, और आपको परफेक्टली आंसर लिखना भी नहीं है। जितना आपको लिखना है शायद उतना आपको आता है, बस आपको पता नहीं कि उसको कैसे यूज करना है, उसको थोड़ा और रिफाइन करना है, उसको थोड़ा और रिस्ट्रक्चर करना है, उसमें थोड़ा और वैल्यू ऐड करना है। एंड कुछ एडिशनल पार्ट है सिलेबस के जो आपको अलग से पढ़ने हैं, उन पे भी थोड़ा फोकस करना है, स्पेशली प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आते हैं उसमें। तो जो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड है वो बहुत कम है। सो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पूरा सिलेबस बहुत ही डीप जाके कवर नहीं करना है। इस ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं कह सकता हूं कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि आपको परफेक्ट आंसर लिखना है, या आपको परफेक्ट कंटेंट तैयार करना है, या आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप करना है मेंस के लिए, वो जरूरी नहीं है। आपको लोगों से बेहतर लिखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपकी थीम होनी चाहिए। दिस वन पॉइंट शुड काम यू डाउन कि नहीं भैया हमको परफेक्ट नहीं बनना है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझते हैं कि लर्न स्मार्ट है क्या एक्चुअली। सो बेसिकली लर्न स्मार्ट तभी काम करेगा जब आप अपने दिमाग को काम और कंपोज रखोगे, क्योंकि स्मार्टली करने के लिए कोई भी चीज आपको एक एक्टिव माइंड चाहिए, एक काम माइंड चाहिए, और उसी के साथ आप समझ सकोगे नीड ऑफ द एग्जाम, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम विच यू कैन स्मार्टली कवर। इसीलिए ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप अपना दिमाग शांत रखें। आप इतने क्योटिक सिचुएशन में खुद को ना फंसाएं, खुद को डिप्रेस्ड मत करें, खुद को ओवरबर्डन मत करें। यहाँ पे भी आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि ग्रेट पीपल बिकम मोर काम इन द स्टॉर्म। जब स्टॉर्म आता है, जब डिफिकल्ट टाइम आता है, तो महान लोग और काम हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट
makes them great people. And I believe you all are destined to be great people because you are preparing for one of the toughest paper in the entire world. So इस बात को आपको ध्यान में रखना है और काम रहना है। अब ये करने के बाद आपको सिलेबस उठाना है। आपका सिलेबस जो है वो आपकी प्रिपरेशन का मैग्ना कार्टा है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी प्रिपरेशन का। इसको समझिए, समझने के बाद इसको दो एस्पेक्ट से डिवाइड करिए। पहला एस्पेक्ट है कि कंटेंट के बेसिस पे आप ऐसे टॉपिक्स निकालिए जिनका कंटेंट स्पेसिफिक है, जो कम टाइम में कवर हो सकते हैं, जिनका टू द पॉइंट कवरेज आप कर सकते हो, जिनके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे कि जीएस पेपर 1 में ग्लोबलाइजेशन है, या उसका इम्पैक्ट वुमेन पे, अदर वल्नरेबल सेक्शन पे। पेपर 2 में आपका जैसे आरटीआई है, पॉवर्टी एंड हंगर है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके जीएस 3 में है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ आपके पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। पेपर 4 में भी जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, एथिक्स के बहुत सारे डायमेंशंस क्या क्या हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है कि डियोंटोलॉजी क्या होती है, यूटिलिटेरियन क्या होता है, ये बेसिक चीजों के ऊपर आपके पास शॉर्ट नोट बन सकता है, जिसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन। तो ऐसे टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने हैं और उनपे एक कॉम्प्रहेंसिव येट क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स बनाना है, so that you can revise them again and again and then reproduce them in your answers। फिर आपको ब्रॉड टॉपिक्स ऑफ सिलेबस को कवर करना है, एंड ये करने के बाद अब इसमें से दो चीजें करनी है आपको। जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं आपके, उनको लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में डिवाइड करना है। जैसे आपका वर्ड हिस्ट्री है, इससे शायद एक क्वेश्चन कभी आता है, कभी दो क्वेश्चन आता है, एंड कई कई बार नहीं भी आता है। इवन जब आता है तो कोई ऐसा अतरंगी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शायद आप उनको आंसर ना कर पाओ। सिमिलर इज द केस विथ पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो आपको ऐसा नहीं कि इनको कंप्लीटली इग्नोर करना है, इन पे आपको कम टाइम देना है। किसी के नोट्स उठाओ, मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड नोट्स अवेलेबल हैं, उनको एक दो बार पढ़ो, क्योंकि इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड टाइम वो बहुत कम है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें यूपीएससी लगातार 5 सालों से ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रही है, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या फिर आपका ज्योग्राफी जो पेपर 1 में है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पर थोड़ा ज्यादा काम करना है, उस पर स्पेसिफिकली काम करना है। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट में पीवाईक्यूज इसलिए लिखा है क्योंकि ये काम आपको पीवाईक्यूज के थ्रू ही करना पड़ेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद ही आप समझ पाओगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज एनालाइज करो और देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज का जब आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। सो पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू राइट नाउ आफ्टर योर सिलेबस, और दोनों ही एक दूसरे से लिंक हैं। तो इनके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आप जानेंगे, उतना बेहतर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिमांड ऑफ द एग्जाम, और उतना बेहतर आप डेडिकेटेड फोकस के साथ तैयारी कर पाएंगे। सो ये हो गया डिवीजन ऑफ योर कंटेंट एज पर द पीवाईक्यू। अब लर्न स्मार्ट का सेकेंड पार्ट समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए ये एग्जाम दे रहे हो। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? बेसिकली ही इज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो पीपल कौन है, इनको डिफाइन करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कौन है, इनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यूपीएससी ने जो भी सिलेबस डिवाइड किया है वो इसके राउंड ही किया होगा, क्योंकि वो इसी चीज के लिए आपको सिलेक्ट कर रही है वाया है 3 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो जब आप ये समझ लेते हो तब आपको डिफाइन करना होता है कि ये लोग कौन है और ये लोग कौन है। उसके बेसिस पे हम अपनी स्मार्ट लर्निंग स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। समझते हैं कि पीपल में कौन कौन आता है। तो बेसिकली वल्नरेबल सेक्शंस जैसे कि एससी एसटी हो गए, ट्राइबल्स हो गए, एलजीबीटी कम्युनिटी हो गई, वुमेन भी वल्नरेबल में आती हैं, पर एक अलग कैटेगरी आप इनको बना सकते हो। देन बिजनेसमैन हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, देन आपके फार्मर्स हैं, एंड बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज आप बना सकते हो जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट हो गए एंड वगैरह वगैरह। अब इन लोगों के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाती होगी, इनके ऊपर बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, उन सबको आपको समझना है। अब वो कैसे डिवाइस करेंगे? बेसिकली आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, जैसे कि पेपर 1 में सोशल वाला एस्पेक्ट है, देन पेपर 2 में पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट है, पेपर 3 में आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट है, एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है, पेपर 4 में एथिकल पार्ट है। सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर फॉर whom? फॉर दीज पीपल। हाउ यू कैन बिकम अ better administrator, how you can enrich your personality, your understanding for becoming a better administrator, वो सब चीजें इस सिलेबस के थ्रू आपको पढ़ाई जाती हैं। सो आपके पास जब ये कंपोनेंट आ गया कि कौन कौन लोग हैं, इनके लिए यूपीएससी आपसे ये एग्जाम ले रही है, तो इस पे अब क्या करना है उसको भी हम समझेंगे। तो ये कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कौन हो गया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सप्लाई करती है उस डिमांड के अगेंस्ट, डिमांड विच हैज बीन क्रिएटेड बाय पीपल। तो जुडिशरी ये जजमेंट्स पास करेंगे टू इंश्योर दैट
There is a justice, equality and constitution of India is upheld in the Indian society. Similarly, जो legislature है वो laws, rules, regulations बनाएगी for implementing various policies, programs, initiatives as per the need of the people. Executive वो implement करने का काम करेगी थ्रू administrators। और बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं जो ये ओवरसाइट का काम करेंगी या फीडबैक मैकेनिज्म का काम करेंगी, जिसमें नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं। सो ये हो गया आपका सप्लाई साइड। अब आप बीच में ऐसे आदमी हो जो सप्लाई साइड से चीजें लेके डिमांड साइड तक पहुंचा रहे हो। तो आप पहुंचा रहे हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अब आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है, फैक्ट से आपको पता लगता है। जो पीपल की कैटेगरीज मैंने आपको बताई उनके बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स के बारे में, चाहे वल्नरेबल सेक्शन जैसे हैं तो उनके ऊपर कुछ फैक्ट्स होंगे, चाहे SC ST ट्राइब्स हैं उनके ऊपर कुछ फैक्ट्स होंगे, वो फैक्ट आपको पता होने चाहिए। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही होंगी उनके लिए टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, टू फुलफिल देयर डिमांड्स, टू फुलफिल देयर नीड्स। उन इनिशिएटिव्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी कमिटीज एंड कमीशन बनाई गई होंगी जो रेकमेंड किया होगा जिन्होंने कि कैसे उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है या क्या क्या उनकी समस्याएं हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए भी कमिटी एंड कमीशन बनाए गए होंगे। तो उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। देन बहुत सारे कोर्ट्स हैं, जैसे एनवायरमेंट के ऊपर कोर्ट्स होगा, वुमेन के एम्पावरमेंट के ऊपर कोर्ट्स होगा, या ऐसे सोसाइटी के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट्स होंगे जो आपको पता होने चाहिए। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ होंगी कि कुछ ऐसे स्कीम्स होंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स होंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और आपको लर्न करना चाहिए, जिससे कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो तो आप उसी तरह के कुछ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स या प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सको अपने डोमेन में, सो दैट यू कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल। देन एग्जाम्पल्स क्या है एडमिनिस्ट्रेटर के, कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए उन सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में। जो पीपल के आगे मैंने लिखा था, जो बहुत सारे लोग थे, चाहे वल्नरेबल सेक्शन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, ऐसे लोगों के बारे में आपको ये चीजें ब्रॉडली पता होनी चाहिए। अब ये जब आप पढ़ोगे तो इन चीजों पे आपको ध्यान में देना है कि ये चीजें जहां जहां भी दिखे आपको लिखना है। अब लिखना कैसे है ये भी बताते हैं। सो बेसिकली आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा अराउंड दोज पीपल। जैसे कि वुमेन का आपने हेडिंग बना लिया और उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें लिख रहे हो, बहुत सारे फैक्ट लिख रहे हो, कुछ डाटा लिख रहे हो। डेटा और फैक्ट जैसे हैं तो वो वेरियस डायमेंशंस पे क्या क्या है, जैसे कि पॉलिटिकल डायमेंशन पे क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन पे क्या है, सोशल डायमेंशन पे क्या है, या एथिकल डायमेंशन पे भी कुछ है तो उसको भी आप लिख सकते हो। सो आपका जो मेंस का सिलेबस है उससे अलाइन करके कुछ डेटा फैक्ट्स आप लिख सकते हो, साथ में एग्जांपल्स दे सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट स्कीम, कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में लिख सकते हो, रिकमेंडेशंस है कमिटी कमीशन की उसको लिख सकते हो। सो ऐसे ही आपको बहुत कॉन्साइज मैनर में ये चीजें लिखनी है फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ पीपल। अब आप कहोगे कि सर आपने शुरू किया था शुरू में कि लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हैं चीजों को और यहाँ तो आप ही बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सब काम आपको एक दिन में नहीं करना है, रादर आपको सिर्फ यही काम नहीं करना है। आपको एक दिन बैठ के सिलेबस को समझना है, उसको डिवाइड करना है एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली। देन आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है अकॉर्डिंग टू द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द पीपल, और उस सेगमेंट में ये कंपोनेंट्स आपको ऐड करने हैं अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड सोसाइटल पर्सपेक्टिव। और उनके अंदर आपको बहुत सारे डेटा फैक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम, रिकमेंडेशंस कमिटी की, इन सब चीजों को भी सब पॉइंट्स में ऐड करना है। अब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीजें मिलती रहेंगी और जैसे जैसे आपको चीजें मिलती गई आप उनको वहां पे ऐड करते रहो। इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बन जाएगा, एक कॉन्साइज एंड कॉम्प्रहेंसिव नोट्स आपके पास होगा तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। अब बार बार आपको रिवाइज होगा तभी आपको जाके वो याद रहेगा, तभी आपके माइंड में वो रिटेन रहेगा, और जब आपके माइंड में रिटेन रहेगा ओनली देन यू कैन प्रोड्यूस देम इन योर आंसर्स। सो यहाँ तक आपको स्मार्ट लर्न इस तरीके से करना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना है आपको, आप जो नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस है जो मैंने बताया आपको कि लर्निंग कैसे करनी है सिलेबस को डिवाइड करके, उस तरह से जब आप पढ़ोगे तो पढ़ते टाइम आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसका यूज करके आप बहुत सारे डेटा फैक्ट्स और ये चीजें आप एक्सट्रैक्ट करके अपने इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। अब इसके लिए आपको डिजिटल टूल का यूज करना है, चाहे आप गूगल डॉक में बनाओ या फिर आप वर्ड फाइल में बनाओ, क्योंकि वहां पे आप ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और रीफ्रेम, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो एज पर द नीड, और आपके पास वो लगातार अवेलेबल भी रहेगा। जब भी आपको जरूरत लगे आप उसको पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इन सब चीजों से आपके पास एक कॉम्प्रहेंसिव येट कंसाइज नोट्स बन जाएंगे। अब इनका यूज कैसे करना है, बेसिकली आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हो तो वहां पे कोई फैक्ट लगा सकते हो, जब कंक्लूजन लिखते हो तो वहां पे कोई फैक्ट दे सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम कहीं कहीं लगा सकते हो, आप जो कमेटी के रिकमेंडेशन है उनको आप यूज कर सकते हो। अब जैसे वुमेन पे कोई डेटा आपको याद है तो चाहे सोसाइटी में कोई क्वेश्चन आए या फिर एसए में आए या फिर आपके GS2 या GS3 में आए, आप उनको यूज कर सकते हो।
अब इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है कि जैसे सोसाइटी में कोई क्वेश्चन अगर वुमेन पे आता है तो आपको सोसाइटल वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आपको लिखना है क्योंकि वो भी पार्ट है सोसाइटी का, पर ज्यादा फोकस आपको सोसाइटल वाले एस्पेक्ट पे करना है। तो वहां से फैक्ट को आप यूज कर सकते हो एज पर योर नीड। अब एग्जामिनर को नहीं पता है ना कि आपने ये फैक्ट जीएस पेपर 1 में यूज किया था कि नहीं किया था, वो तो यही देखेगा ना कि आपने इसको यूज किया था। और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हों जो कि आप बार बार मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो, ऐसे फैक्ट को आप याद रखो। और इसमें एक चीज भूल गई, हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, तो आप इसको भी थोड़ा रिफाइन कर सकते हो, आप आइडिया को समझो, इसके कंटेंट को आप रिफाइन कर सकते हो। आई ट्रस्ट यू, यू हैव एनफ नॉलेज, पर आप आइडिया समझो कि ऐसे आप करके आप स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली आपको क्योंकि और लोगों से बेहतर आंसर लिखना है, ना कि बेस्ट आंसर लिखना है या परफेक्ट आंसर लिखना है। तो आप इन चीजों को ऐड करके अपने बॉडी में आप जब पॉइंट्स लिख रहे हो, वहां पे अगर आपने कोई फैक्ट ऐड कर दिया अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो दैट विल अगेन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। अब इंक्लूसिव ग्रोथ पे कोई भी क्वेश्चन आए और अगर आपके पास डेटा है, आप उसको यूज कर सकते हो अपने पॉइंट्स में। एंड साथ में ही वे फॉरवर्ड में आपके पास अगर एसडीजीज हैं, जैसे एक चीज और याद आ गई, आपके पास एसडीजीज भी मेंशन होने चाहिए अच्छे से, डिटेल तरीके से, पॉइंट वाइज मैनर में। इनको भी आप यूज कर सकते हो अपने कंक्लूजन में। सो ये सब आपके पास होना चाहिए। या पीएम मोदी ने कुछ कहा है, पीएम मोदी जी ने कोई नारा दिया, जैसे नारी शक्ति का नारा दिया है, नारी शक्ति, अब वुमेन का कोई क्वेश्चन आए, इसमें आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। सो ऐसे कुछ की टर्म्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जिसको आप बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, आपके माइंड में एकदम छप जाए। जैसे कि आप क्वेश्चन देखो तो आपको देखते ही आपको याद आ जाए कि आपको क्या यूज करना है इसमें। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हो विथ मिनिमम एफर्ट्स, क्योंकि आप नॉर्मली तो पढ़ ही रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो कि उन चीजों को एक जगह पे सिस्टमेटाइज तरीके से कलेक्ट कर रहे हो, जो कि आपकी लर्निंग को स्मार्ट बना रहे हैं। जब आप सिस्टमेटाइज तरीके से कलेक्ट कर रहे हो तो आपको रिवाइज करने में भी उतनी आसानी होगी, और जब रिवाइज करोगे तभी आपको याद रहेगा, तभी आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे, तभी आप अपने आंसर्स को एनरिच कर पाओगे। तो दैट इज द होल आइडिया। आपने स्मार्टली लर्न कर लिया तो आपको स्मार्टली लिखना भी है, जिसके बारे में लगभग सभी लोग बात कर रहे हैं कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, बॉडी में अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। पर इन सब के पीछे मैं एक चीज बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने डिमांड को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप कुछ भी लिख के आओ, इट डजंट मैटर, आपको आंसर नहीं मिलेगा। और साथ में ही मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग इसको समझने में बहुत कम टाइम देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। आपको इसको समझने में सबसे ज्यादा फोकस देना होगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देना होगा। इसको समझ के आप क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर का एक बार ब्रॉड स्ट्रक्चर बना सकते हो कि इंट्रोडक्शन हो गया, देन पार्ट 1 क्या होगा आपका, पार्ट 2 क्या होगा आपका, एंड पार्ट 3 या कंक्लूजन क्या होगा आपका। अब ये ब्रॉड हेडिंग आपने डिसाइड कर लिया, अब इसके अंदर आप पॉइंट्स लिख सकते हो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन को बाइफरकेट कर दे इन 4 पार्टों में एटलीस्ट, जिससे कि आपके पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, जिससे कि ब्रॉडली आप उस क्वेश्चन की डिमांड को आंसर कर पाओ। अब इसके अंदर जो पॉइंट आप लिखोगे वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। अगर आपने कुछ रेलेवेंट लिखा है, तो आपने कोई डेटा फैक्ट ऐड कर दिया है, तो ये आपके वैल्यू को बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है जब आप आंसर्स को लिख रहे हो। इसमें भी आप बहुत परफेक्ट होने का प्रयास मत करो। आप ट्राई करो कि आपकी स्पीड सही से मेंटेन हो। आप ट्राई करो कि आप क्वेश्चन की डिमांड को तुरंत समझ जा रहे हो। आप ट्राई करो कि डिमांड समझने के बाद तुरंत आपका माइंड फ्रेम कर ले रहा है उसके आंसर्स को अलोंग विद दीज लाइंस। देन फैक्ट और डेटा या एग्जाम्पल या एसडीजीज या जो भी चीजें हैं वो आप यूज कर पा रहे हो इन योर आंसर्स, क्योंकि सिर्फ याद रहना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको इंप्लीमेंट भी करना है, आपको इसको एग्जीक्यूट भी करना है। सो इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो आप कॉन्शियसली ट्राई करो कि जो भी आपने डेटा पढ़ा है, जो भी आपने डेटा याद किया है, उसको आप यूज कर पाओ, उसको आप अपनी हैबिट में लेके आओ, क्योंकि ये एक दिन में नहीं आएगा। पहले मेंस में यही होता है कि लोग सब कुछ पढ़ते तो हैं पर उसको यूज नहीं करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, और जब तक आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएगा। सो इवन दो यू विल बी नोइंग many facts, many examples, many data, many government schemes and many recommendations of the committees, पर आपके दिमाग में इसमें वो क्लिक नहीं करेगा क्योंकि आपका माइंड उस तरह से अलाइंड नहीं है। तो जरूरी है कि स्मार्ट लर्निंग के बाद आप स्मार्ट राइटिंग भी करो, और उस स्मार्ट राइटिंग के टाइम पे आप जो भी आपने लर्न किया है स्मार्ट लर्निंग के थ्रू, उसको सही जगह पे यूज कर सको, ये भी एक पॉइंट है। सो ये ब्रॉडली एक स्मार्ट लर्निंग का मेरा आइडिया है, एंड हाउ यू कैन यूज दोज स्मार्ट लर्निंग्स इन योर स्मार्ट आंसर राइटिंग। अब स्मार्ट लर्निंग में आपको कुछ अलग से टाइम नहीं देना है या बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। इट इज बेसिकली अलाइनिंग योर स्टडीज इन सच वे सो दैट आपके पास वैल्यू एडिशन के लिए कंटेंट ऑटोमेटिकली ऐड होता रहे, जिसको कि आप बार बार रिवाइज कर सको, जिसको कि आप बार बार रिप्रोड्यूस कर सको इन योर आंसर्स। सो ये ब्रॉड पॉइंट है अबाउट
स्मार्ट लर्निंग। अब अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अगर आपको कुछ और जानना है, किसी और एस्पेक्ट के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताएं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ की प्रीलिम्स आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है आपकी प्रिपरेशन की, और अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया है तो दिसंबर आपका कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और स्पेशली वो टॉपिक्स छूट जाते हैं जो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऑप्शनल आपका एथिक्स पेपर हो गया, आपका एसए हो गया। तो ये जरूरी है कि आप दिसंबर तक बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स आपका नहीं हो रहा है। और जिनका हो रहा है आपको तो करना ही है, आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये एक ऐसा मौका है जिसको अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया, यू विल सी योर नेम इन द फाइनल यूपीएससी रिजल्ट। विद दिस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी टिल दी एंड। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, इट विल हेल्प मी ग्रो। आई विल कम आउट विथ अनदर वीडियो ऑन करंट अफेयर and will try to enrich your understanding about current affair, especially from the main perspective। कैसे उसको आपको अप्रोच करना है इसके बारे में भी बात करेंगे।